अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये वो फलक शगाफ नारे हैं जिन्होंने स्टेडियम को लर्जा कर रख दिया। कहाँ ये वाकया पेश आया, किधर पेश आया, किस वक्त पेश आया, जिस वक्त पूरे मुल्क में थरथल्ली मची हुई है, उस वक्त ये नारे लग रहे थे। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए कमिश्नर साहब के जो इंकशाफात हैं उनके ऊपर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। उन्होंने कर तो डाले, लेकिन उनका नून लीग से क्या ताल्लुक है, और नून लीग जो इनका ताल्लुक पीटीआई से एस्टैब्लिश करते हुए इमरान खान साहब का सर कलम करवाना चाह रही है, वो क्यों कर रही है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा भाई ट्विटर ना हो गया, एक्स ना हो गया, ऑन हब हो गया है कि पाकिस्तान में चल के ही नहीं दे रहा। गुज़िश्ता 12 घंटे से इस वक्त पाकिस्तान में एक्स डाउन है और बगैर वीपीएन के नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। आने वाले दिन यानी नेक्स्ट वीक कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर और सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, ये आपके साथ शेयर करूंगा। 11 दिन हो गए, बल्कि 12वें दिन में हम एंटर हो चुके हैं। 12 दिन हो गए, पाकिस्तान को अभी तक एक वफाक के अंदर काबीना नहीं मिली, पाकिस्तान को अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला। इंतखाबात जैसे भी हुए हैं उसके बावजूद उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। किस किस ने ये मुतालबा किया, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सीमलेस होगा थोड़ा सा वीलॉग, इसलिए आपने एंजॉय करना है इसको। सबसे पहला पॉइंट वो ये कि पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब थी, पहला मैच था और पहले मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, इसके नारे लगे, फलक शगाफ नारे। एक तरफ मैच हो रहा था, कमेंट्री हो रही थी, पब्लिक जो ऑडियंस है जहां पर शाकीन बैठे होते हैं उसके अंदर बैठकर ये नारे लगा रही थी। और फिर उसके बाद ये वीडियोस बहुत हद तक वायरल हुई है और सवालिया निशान छोड़ गई है कि आप कहां कहां किधर किधर ज़बानें बंद करेंगे या ज़हनी मयारात को तल्फ करेंगे या इस नजरिए के बीज को उखाड़ेंगे, मुमकिन नहीं है। इसलिए हालात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि आज का नौजवान या यूथ चाहती है तो क्या चाहती है। सेकंड टॉप लीड, मुल्क के अंदर ट्विटर के ऊपर पाबंदी है। पता नहीं इसकी रीजंस क्या है। मुल्क का जो आईटी मिनिस्टर है इस वक्त, निगरां आईटी मिनिस्टर, वो अपने आप में खुद साख्ता एक आइंस्टाइन है, उनके पास बड़ी डिग्रीज हैं। वो पाकिस्तान के पहले टेक्नोलॉजी पार्क को भी हेड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, और उनको बड़ा जोम है कि वो पाकिस्तान में पेपाल और इसके अलावा और बहुत सारे मनी ट्रांसफर मेथड्स लेके आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी साइट जो कि लोगों को अर्निंग का मौका भी फराहम कर रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, वो तकरीबन पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है। अब एक्स ने अभी तक ऐसा कोई एलामिया जारी नहीं किया जिसके मुताबिक ये बताया गया हो कि रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनल हिंड्रेंस आ रही है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज की जानिब से इसको डाउन किया गया है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट भी बहुत सारी जगहों के ऊपर डाउन है। वीपीएन के बगैर आप बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मेरे आज व्लॉग देर से करने की रीजन सिर्फ यही हुई है कि यूट्यूब के ऊपर अपलोडिंग बड़ी मुश्किल से हो रही थी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखना चाहिए। आज मेरे हिसाब से 18 तारीख है, आज पहला ये व्लॉग होगा, आप ये मुलाजा करेंगे। लेकिन वीपीएन के बगैर ट्विटर का एक्सेस ना होना बिल्कुल ऐसा है जैसे इंतहाई कोई गंदी या डर्टी साइट है जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी ये पार्नहब से भी नेक्स्ट लेवल ले गई है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। यार ये तो ज्यादती है, इतनी गंदी साइट है। असल में साइट गंदी नहीं है, ये आईना है जिसमें हर किसी को अपना अपना चेहरा नजर आता है। तो इसलिए जरा, हाँ, जो मादर पिदर आज़ाद हैं, गलत बयानी करते हैं, हैजान फैलाते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनका तो चेक होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल साइट का डाउन होना इट इज़ अनफॉर्चुनेट, आई मीन इन कंट्री लाइक पाकिस्तान। ओके, अच्छा जी, आगे कमिश्नर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस दोनों को मेरे साथ सजाए मौत दे देनी चाहिए। ये उनके बाकायदा क्लेम्स थे। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे इन्वॉल्व हैं धांधली के अंदर।
اور پھر انہوں نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ یہ تھے کہ وہ قریبی تعلق والے ہیں جنرل فیض سے. تو ایک خبر شائع ہوئی جنگ کے اندر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض صاحب کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا کوئی بھی قریبی تعلق ہے کمشنر صاحب کا جنرل فیض سے یا ان کی فیملی سے یا خاندان سے. تو یہ وہاں سے کلیئر ہو گئی سچویشن. اب یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ میں نے 4 پوائنٹ آپشنل اوپینین دیا تھا آپ کو کل, اور ان 4 پوائنٹ میں سے مجھے کوئی 5واں پوائنٹ تو اس وقت نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ آج 12 دن ہو چکے ہیں, 12واں دن ہے آج, 8 فروری 2024 کو جیسے کیسے غلط, صحیح, دھاندلی زدہ, مشکوک, اینی تھنگ ایلس, کسی بھی طرح کے انتخابات کنڈکٹ ہوئے, وہ انتخابات ہوئے ہیں. بہرحال جو جیتا جیتا, جو ہارا ہارا, ابھی تک ایکسیپٹ کسی نے نہیں کیا, لیکن بہرحال ہو چکے ہیں. لیکن 12 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں آیا ہمارے پاس. ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ گورنمنٹ کی شکل کیا ہوگی. کیا کانسٹیٹیوشن اس کی بھی کوئی ڈیڈ لائن دیتا ہے کہ 3 دن کے اندر, 2 دن کے اندر, 4 دن کے اندر انتخابات کے گورنمنٹ کی تشکیل عمل میں آ جانی چاہیے؟ اگر دیتا ہے تو نیچے کامنٹ ضرور لکھیے گا, اور اگر نہیں دیتا ہے تو پھر 4 سال کے لیے بیٹھے رہیں. اگر گورنمنٹ نہیں بن پا رہی تو نہ بننے دیں. نواز لیگ بھی اس وقت اپوزیشن میں جانا چاہ رہی ہے. عمران خان صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ وہ اپوزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں. گو کے سیکرٹری جنرل ان کے عمر ایوب کل ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہم ہمارا اگر موڈ ہوا تو ہم گورنمنٹ بنانے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی تک یہ کلیئرٹی اس پارٹ کے اوپر بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 12 دن گزرنے کے باوجود, جبکہ ملک کے بڑے صوبے کی ایک نامزد وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی پروٹوکول اور گاڑیاں دے دی گئی ہیں, اس صورت میں ابھی وفاق میں پرائم منسٹر کی تشکیل کا عمل نہیں آیا, کیبنٹ کی تشکیل کا عمل مکمل نہیں ہوا. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگلا ہفتہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ میں اپنے 4 آپشنل اوپینیٹڈ ایجنڈا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے, اور جب یہ ایک چیز ہونے جا رہی ہے تو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگلا ہفتہ, نیکسٹ ویک از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. ایوری باڈی نیڈس ٹو بی ویری 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 سیف. اس کی ریزن ہے کہ ویسے تو شروع ہو گیا ہے کام چھاپے اور گرفتاریوں کا, لیکن اگلے ہفتے شاید اس سے زیادہ ہوگا, کیونکہ ایک یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹگ آف وار قسم کی ہو چکی ہے بٹوین دا پبلک اینڈ دا ارباب اختیار, اور یہ ختم ہو کے ہی نہیں دے رہی. اس کا کوئی دی اینڈ نہیں ہو رہا, مطلب 2 سال سے اوپر ہو گئے, ابھی تک اینڈ نہیں ہو رہا. جو نگران ہیں وہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں. نگران حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے بعض وزراء کو, اور وہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر بولتے ہیں وہ تو عام زندگی میں بھی آپ بات نہیں کر سکتے. وہ نیشنل ٹیلی ویژن کی جو اخلاقیات کے درس دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں کس کس چیز کے درس دیتے ہیں, اور ان کی زبانیں چیک کریں, یہ حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے میری نظر میں, یہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میری انسائٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکلی مشکل ہوگا ہر طرح کے لوگوں کے لیے, چاہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, مین اسٹریم میڈیا کے لوگ ہوں, پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں, واٹ ایور دا کیس اٹ از, ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے ایک چیز کا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو فردر مکہ کے ماڈل پر چلانا چاہتے ہیں. یہ اٹ سیلف ایک انڈورسمنٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا, ان کے ورکر کے ساتھ جو ہوا, ان کے پرو اوپینیٹڈ جرنلسٹ کے ساتھ جو ہوا, وہ اس کے اوپر عام معافی کا اعلان کریں گے اور ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کی بات اس وقت سن کون رہا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. ان کی بات سن کر اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کوئی تیار ہے بھی نہیں ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. جس ملک کے اندر کمشنر صاحب الزام لگاتے ہیں اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد الیکشن کمیشن پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ ہم ان الزامات کی تردید کرتے ہیں, وہ رات کو 10:30 بجے ایک آن لائن اجلاس بلا کر اس کے بعد 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دیتا ہے الیکشن کمیشن, اور کہتا ہے یہ تحقیقات کرے گی اور بتائے گی کہ کیا دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں تھی. اب اس طرح کے ایکٹ کو آپ ڈوبیس کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ آپ نے ان کے انکشافات کے آدھے گھنٹے کے اندر پریس ریلیز جاری کر دیا اور رات کو آپ کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں؟ بھائی یہ کیا ہے؟ پبلک بیوقوف ہے. پبلک ان ہتھ کنڈوں کو, ان حالات اور ان واقعات کو سب کو جانتی اور سمجھتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ویری امپورٹنٹلی جناب اعتزاز احسن صاحب کے انالیسس کے اوپر. اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے معروف ماہر آئین اور قانون ہیں, زبردست پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے زندگی دی ہے پاکستان کی پالیٹکس کو. اپیرنٹلی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, لیکن وہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فارم 45 کے تحت جو دھاندلی کے واقعات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے.
फॉर्म 45 के तहत जहां जहां मसले मसाइल हुए हैं उनको चेक किया जाना चाहिए और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा लगना चाहिए। आर्टिकल 6 याद है, ये मुशर्रफ साहब के ऊपर भी लगा था। ये एतजाज अहसन साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको अब नलीफाई करने की बजाय या सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने की बजाय इसी को ही बेस बना के अगर तहकीकात हो जाती हैं और पॉजिटिव तहकीकात होती हैं तो शायद हालात जिस रिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं उससे वापस आ जाएं और मामलात किसी हद तक कंट्रोल में आ जाएं। देखें, पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स और बेहतर इकोनॉमी के लिए हमारे बड़ों को यह सोचने की ज़रूरत है। ये खाली जो नारे लग रहे हैं ना स्टेडियम वगैरह के अंदर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, या जिस तरह ख्वातीन को उठाकर रगड़ा जा रहा है, वो चाहे कह रही हैं अपने मुंह से कि मैं पीटीआई की नहीं हूं, तो उनको उठाकर प्रिजनर वैन में डाल दिया जाता है। ये जो हो रहा है ना, इसका फॉल आउट है बहुत बड़ा। ये समझने की ज़रूरत है कि आज हमें शायद बतौर कौम ये नज़र नहीं आ रहा कि इसका फॉल आउट क्या हो सकता है, लेकिन ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ये वो बीज है, ये जब परवान चढ़कर पौधा और फिर दरख्त बनेगा तो इसने अपने साए तले और बीजों को परवान चढ़ाना है। ये ज़हन नशीन कर लें कि लोहे की काट लोहा है, लेकिन बाज़ जगहों के ऊपर किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए उसको पानी देना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है, उसके अच्छे बुरे गम का मदावा करना पड़ता है। ये जो कौम अब आगे बड़ी हो रही है, मतलब आप देखें कि 60% आबादी है, अब फिर अगले इलेक्शन में तकरीबन कोई 30% फिर नया वोटर होगा। ये कैसे कंट्रोल होगा? ये ऐसे नहीं कंट्रोल तो अव्वल तो करना नहीं चाहिए। अगर किसी के जहन में ये है कि इसको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो करेक्शन के तरीके हैं। और सिर्फ करेक्शन के तरीके ये नहीं है कि नौजवान को, वो क्यों कहा था अल्लामा इकबाल ने, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो कहीं हमारी भी तो गलती हो सकती है, कहीं पर हम भी तो इनकरेक्ट हो सकते हैं, कहीं पर हमारा भी तो दिमाग दुरुस्त काम नहीं कर सकता होता है। तो हो सकता है हमारा काम ना कर रहा हो ठीक से, तो हमें अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। वी शुड स्टैंड करेक्टेड, वी शुड बी स्टैंड करेक्टेड। और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको कहीं पर भी किसी कॉर्नर में भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे निगरान हुकूमत है, चाहे कोई भी शख्सियत है, वो अगर इसको अंडरस्टैंड कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब पूरी दुनिया में विजडम जो है वो प्रिवेल करता है, सैनिटी प्रिवेल करती है। बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर धौंस धमकी से काम चलता है। हम उस लिस्ट में अपने आप को क्यों रखें? 2 साल में जो कुछ हुआ है उसका शाखसाना यह है कि नताइज जो भी आए, बहरहाल वोट डालने वालों की लाइन में एक लंबी कतार वो थी जो चाहती थी कि किसको वोट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हदीस पाक के मुताबिक भी, कुरान की तालीमात के मुताबिक भी, नज़रियात के मुताबिक भी और इंसानियत के उसूल और रवाबित और कवायद के मुताबिक भी, ज़वाबित और कवायद के मुताबिक भी अक्लमंदी और दानिशमंदी इसी में है कि अगर हमें नहीं समझ में आ रही चीज़ों की तो हम उसको नौजवानों के ऊपर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। और देखें, मैं जाता हूँ एक्साइज से लेकर आम किसी भी स्टाफ फरोश की शॉप के ऊपर, कहीं पर भी मेरा किसी से वो वास्ता पड़ता है तो हर बंदा जो है ना 2 नंबरी के चक्कर में, पैसा निकालने के चक्कर में। और वो जो पढ़ा लिखा तबका है जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर, पॉलिटिक्स में आकर, पुलिस फोर्स ज्वाइन करके, पाकिस्तान की मिलिट्री ज्वाइन करके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, वो नौजवान जो है अगर मायूस हो गया ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अगर हम ये बैठकर समझते हैं, जिस तरह हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर नौजवान बाहर जा रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी सोच है सर, इसका फॉल आउट होता है। ये आपके इकोनॉमिस्ट बता सकेंगे कि उसका फ़र्क जो है आपको 4 से 5 साल बाद नज़र आता है कि क्या हुआ है, या इवन 10 साल बाद नज़र आता है। ये ब्रेन ड्रेन जो है ना, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस समझा जाता है पूरी दुनिया में, और हमारे आइंस्टाइन फरमाते हैं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इससे बचने की ज़रूरत है। व्लॉग्स इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमील फारूकी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।